हेलो स्टूडेंट्स। मैं बी.एस. चौहान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम क्लास 9th से क्लास 12 तक जो हिंदी के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है इसका अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ये क्लास सही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ हिंदी आती है उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों की निःशुल्क वीडियोज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो सभी से ये अपेक्षा है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं और ऑल पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारे चैनल पर पड़ने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो देर ना करते हुए आइए अपनी क्लास पर चलते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको अन्य कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बड़ी ही तन्मयता के साथ ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखें। आइए शुरू करते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है ये कई चरणों में हुआ है। इसके कई एक चरण हैं। तो कौन कौन से चरण हैं वो हम अभी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन भिन्न विद्वानों ने हिंदी गद्य के का जो विकास क्रम है उसका विभाजन किया है। जो सबसे पहले नंबर पर आता है वह है पूर्व भारतेंदु युग, अथवा इसका दूसरा नाम है हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल। इसकी जो समयावधि है वो 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारतेंदु युग, जिसका दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल और इसकी समयावधि है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा या समयावधि या कालावधि है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। और चौथा युग है शुक्ल युग या छायावादी युग, जिसकी समय सीमा 1919 से 1938 तक है। और पांचवा युग है छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय सीमा 1938 से वर्तमान काल तक है। तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहूँगा, कुछ पुस्तकों में 1938 से 1900 वर्तमान तक दिखाया गया है, लेकिन इसके आगे भी कई काल बांटे गए हैं। तो जो छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग है वो 1938 से 1947 तक माना जाता है। और इसके बाद स्वतंत्रता योत्तर युग आता है, जिसकी समयावधि 1947 से वर्तमान तक मानी जाती है। तो ये हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन है। अब आइए हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में कि पूर्व भारतेंदु युग की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से वो महान लेखक थे जिन्होंने इस युग में गद्य के विकास में अपना योगदान दिया। पूर्व भारतेंदु युग, जैसा कि नाम से पता चलता है कि भारतेंदु युग से पहले जो हिंदी गद्य के विकास में इसने अभूतपूर्व योगदान दिया वो पूर्व भारतेंदु युग है। इस युग में जो गद्य की रचनाएं लिखी गई थी वो सबसे पहले थी खड़ी बोली गद्य के प्रथम वर्षन
अकबर के जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था गंग के द्वारा एक रचना रची गई थी जिसका नाम था चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होते हैं। यानी खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना है वो अकबर के दरबारी कवि गंग के द्वारा लिखी गई रचना चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ से होते हैं। यानी पहली रचना ये हिंदी गद्य के क्षेत्र में लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? 1570 ईस्वी के करीब लिखी। इसके बाद राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नामक रचना खड़ी बोली में लिखी, जिसे खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कहा जाता है। ये क्या है? ये गद्य में लिखी गई है, वो काव्य में लिखी गई थी। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थित है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्रास्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। गिलक्रास्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं प्रकाशित हुईं। तो उस काल में जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस काल में हिंदी को जो अंग्रेज आए थे उन्होंने हिंदी सीखी और इससे हिंदी का और अधिक विकास हुआ। इसी संदर्भ में जो हिंदी जो पूर्व भारतीय युग था उसमें जो हिंदी गद्य को जो चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था, जो इसकी मुख्य सीढ़ी थी, उसके जो प्रमुख कवि हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को और अधिक प्रखर बनाया, तेज बनाया, उसमें लिखा है कि इसी संदर्भ में इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और मुंशी सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय रहा है। ये मिस्टेक हो गई है। तो इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और मुंशी सदा सुखलाल, इन 4 लेखकों का इस युग में हिंदी गद्य को और अधिक विकसित करने का जो है प्रखर करने का बीड़ा उठाया और इसीलिए इनका योगदान चिरस्मरणीय अविस्मरणीय है। आइए जानते हैं इनके द्वारा हिंदी गद्य के विकास के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया और कौन कौन सी रचनाएं लिखी जिसके कारण हिंदी गद्य और अधिक विकसित हुआ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सेशन को शेयर करते रहें। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो उनसे अनुरोध है कि वो लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल आज जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और हिंदी गद्य को अधिक ऊंचाई पर ले गए हैं। तो आइए जानते हैं इन लेखकों ने किन किन विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। तो सबसे पहले है इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। ठीक है, कैसी है? बिल्कुल ठेठ बोलचाल की है, कहने का मतलब देहाती भाषा में जो है इन्होंने अपनी इस कहानी को लिखा है। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। यानी लल्लू लाल ने 14 रचनाएं लिखी हैं। उन 14 रचनाओं में इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है प्रेम सागर। इसी प्रकार से सदल मिश्र ने नासकेतोपाख्यान जो कि 1803 में प्रकाशित हुई थी, अध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है। जो इनके सहयोगी थे उनकी तुलना में इन्होंने कम लिखा है। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है सुख सागर है। खड़ी बोली के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी पूर्ण रूपेण सहयोग किया, यह सहयोग दिया था। जो खड़ी बोली का उसमें विकास हो रहा था और ईसाई धर्म उसमें हमारे भारत में आए थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि वो इंग्लिश जानते थे, हिंदी नहीं जानते, तो यहाँ की जो भाषा थी उन लोगों ने इनको उस भाषा को सिखाया, जिससे इनके धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ और हिंदी का भी प्रचार प्रसार और विकास हुआ। बाइबल का प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों ने खड़ी बोली गद्य में इसका भाषांतरण करवाया और स्वयं के धर्म का संचार किया और प्रचार किया।
सन 1813 ईस्वी में विलियम फोर्स एक्ट पास होने के पश्चात इन्हें स्वयं के धर्म के संचार की अनुमति मिल गई और तब से ईसाइयों ने अपने धर्म का यथेष्ट संचार किया। यानी ईसाई जो है 1813 में एक एक्ट पास हुआ था, जिसमें उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी। इन्होंने एक और मुफ्त में ईसाई धर्म की पुस्तकें व पंपलेट लोगों में वितरित किए, तो दूसरी ओर छोटे छोटे मिशन खोलने प्रारंभ कर दिए। सन 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में के लगभग जो है आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की। इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें भी यहीं से छपनी शुरू हो गई थीं। इससे हिंदी के विकास में अभूतपूर्व योगदान इन संस्थाओं ने दिया। तो ये था पूर्व भारतेंदु युग। अब है भारतेंदु युग। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कमेंट करें, सेशन समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और इस टॉपिक से लगभग 5 क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिल सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्लासों के लिए, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। आइए आगे जानते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न जो है समय सीमाओं से संबंधित भी पूछ लेता है परीक्षक, तो इसलिए समय सीमाएं आप लोगों को सभी युगों की याद होनी चाहिए। भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। इस युग के जो लेखक थे उन्होंने अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के प्रति अत्यधिक उत्सुकता थी। यानी इस युग के जो लेखक थे वो अपने राष्ट्र को और अधिक उन्नति की शिखर पर ले जाना चाहते थे और उन्होंने नवयुग की इस नई लहर को घर घर तक पहुंचाने का अथक प्रयास किया। क्योंकि उस समय गुलामी का समय था, तो उस गुलामी से निकलने के लिए देशवासियों को में राष्ट्रवाद का संचार करने के लिए इस युग के कवियों ने अपनी लेखनी चलाई और लोगों के विचार परिवर्तित किए। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को बोलचाल की भाषा के आधार पर व्यवहारिक रूप दिया। क्योंकि इसे जो भारतेंदु युग है, इस भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही हुआ है। इन्होंने ही इस युग का सूत्रपात किया है, जन्मदाता है और गद्य की अनेक विधाओं को जन्म दिया। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार या भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि महत्वपूर्ण लेखक और कवि हुए हैं, जिन्होंने इस युग में अपनी लेखनी चलाकर हिंदी गद्य को उच्चतम शिखर तक पहुंचाया है। इस युग में निबंध और नाटक अधिक लिखे गए हैं, क्योंकि निबंध और नाटकों के माध्यम से भारतवासियों को अपनी उन्नति के मार्ग जो है बताए गए हैं। तो इसमें जो प्रमुख निबंध और नाटककार हैं उनके नाम आगे दिए गए हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक बहुत ही इत्मीनान से सेशन को देखें और समझें और महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करते चलें। और सेशन समाप्त होने के बाद जो है इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप इस PDF को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति और बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास आदि के उपन्यास भी इसी युग की देन है। यानी इस काल के जो अन्य लेखक हैं उन्होंने भी उपन्यास लिखे हैं। तो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति। हिंदी गद्य की वैचारिक शक्ति से ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम भारतेंदु ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका
आदि पत्रिकाओं के संपादक द्वारा वैचारिक क्रांति फैलाई। पंडित बालकृष्ण भट्ट, ये मिसप्रिंट है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। क्योंकि परीक्षाओं में पत्रिकाओं से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट करते चलें और एक क्रम से लिखते चलें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रेमचंद ने आनंद कादम्बनी जैसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से खुलकर जो है अंग्रेजों से वैचारिक रूप से लड़ाई लड़ी। हिंदी गद्य के विकास और प्रसार में भारतीय युग की पत्र पत्रिकाओं के योगदान के अतिरिक्त अनुवादों की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। स्वयं भारतेंदु युग के गद्य अत्यंत सजीव हैं। यानी इस समय जो है केवल पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही व्यक्तियों को जागरूक नहीं किया गया, उनके अंदर वैचारिक क्रांति नहीं लाई गई, बल्कि विभिन्न पुस्तकों का जो विदेशी भाषाओं में थी उनका हिंदी भाषा में अनुवाद करके उनके विचारों को और प्रबल बनाया गया और जिससे वह जो है अनेक अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रचने में सफल हो सके। तो ये थे भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। अब दूसरा युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल का नाम द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। वही इस युग के सूत्रधार कर्णधार हैं। आइए जानते हैं द्विवेदी युग की हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान रहा है। जो कमियां भारतीय युग में रह गई थीं उन कमियों को इस युग में के लेखकों ने सुधार किया और हिंदी गद्य को उसके चरम शीर्ष पर ले गए। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु जी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रभावशाली रहा है। हिंदी गद्य साहित्य की विषय वस्तु और भाषा शैली पर इनकी अमिट छाप है। सन 1900 ईस्वी से 1922 तक का समय हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और इस युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका, सबसे प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती है, जिसका संपादक जो है या संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं किया है, जिसने हिंदी गद्य को एक नवीन और परिष्कृत रूप प्रदान किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके यशस्वी संपादक थे। इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य से द्विवेदी जी ने भाषा के परिमार्जन का अभूतपूर्व कार्य संपादन किया। इनकी प्रेरणा और निर्देशन से पत्रिकाओं के ललित और उपयोगी दोनों प्रकार के साहित्य विपुल परिमाण में या अधिक मात्रा में लिखे गए। सरस्वती ने हिंदी भाषा का एक स्तर प्रतिष्ठित किया। इनके अथक प्रयासों से जहां एक ओर की भाषा में कसाव और निखार आया, वहीं दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, आचार्य पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे समर्थ और प्रसिद्ध लेखक सामने आए। इस युग में गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ और गंभीर निबंध, विवेचनापूर्ण आलोचनाएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक लिखे गए। इसी युग में काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो ध्यान रखना कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। और सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं भी इसी युग में सामने आई। यानी इस युग की ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं। अब आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है
और इसकी समयावधि 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। शुक्ल युग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शुक्ल युग के कर्णधार या सूत्रधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्हीं के नाम पर जो है यह इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा, क्योंकि इस युग में उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। द्विवेदी युग के बाद हृदय के गहन विचारों को व्यक्त करने की क्षमता शुक्ल युग के गद्य में दिखाई पड़ी और सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग नाम दिया गया। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग के अन्य नामों से भी जाना जाता है। छायावादी कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत और प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को प्रस्तुत किया। तो ये इस युग के अन्य नाम क्या हैं वो भी ध्यान रखना सही बच्चे। प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावादी युग अन्य नामों से भी ये युग जाना जाता है। और इस युग के जो प्रसिद्ध लेखक या कवि हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रसाद जी अर्थात जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों को भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। इसी युग में वियोगी हरि, राय कृष्णदास और माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता प्रधान गद्य के दर्शन भी हुए हैं। इन्होंने जो है इस युग में रचनाएं रचकर जो है अपनी प्रतिभा के माध्यम से हिंदी गद्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विराट योगदान के पश्चात आलोचना के क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, यानी जो आलोचना विधा की नई रचना थी उसमें जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा, और इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर रामकर वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय तथा डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। अगला युग है शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग या प्रगतिवादी युग, जो 1938 से निरंतर रहा है। यह 1938 से 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग रहा है। इसके बाद प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविताओं का युग है। तो आइए जानते हैं शुक्लोत्तर युग के बारे में। 1936 ईस्वी के पश्चात लेखन की स्थिति में तेजी आई और नए नए परिवर्तन हुए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित रचनाकारों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को ब्रज अपनी रचनाओं में स्थान दिया और छायावादी के अनेक रचना काल नव चेतना के अनुसार साहित्य की रचना करने लगे थे। परिणाम स्वरूप 1938 के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर युग कहा गया। इसे शुक्लोत्तर तथा प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिवादी युग में सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली उक्तियों ने ले लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इसी युग के लेखक माने जाते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण लेखकों में पद्म सिंह शर्मा, बनारसी लाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष, बेनीपुरी और अमृतलाल राय महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिन्होंने इस युग में अपनी लेखनी चलाकर रचनाओं के माध्यम से हिंदी को उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। अमृत राय की जो रचना है कलम का सिपाही, महत्वपूर्ण रचना है इनकी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं प्रकाशित हुई। इनमें अमृत राय की कलम का सिपाही
कलम का सिपाही जो है ये जीवनी विधा की रचना है जो कि अमृत राय ने लिखी है। और डॉक्टर राम विलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना प्रकाशित कृतियाँ हैं। तो यहाँ पर सभी छात्र विशेष ध्यान दें। निराला की साहित्य साधना जो रचना है वो किसकी है? डॉक्टर राम विलास शर्मा की। इस पॉइंट को 12th और हाई स्कूल के बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें। निराला नाम समझकर आप निराला की ये रचना मत मान लेना। इसलिए जो निराला की साहित्य साधना है इसके जो लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। आत्मकथाओं में हैं राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। ये कथा विधा की दोनों रचनाएं हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ये हरिवंश राय की रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बच्चे याद रखें। और दूसरी रचना है नीड़ का निर्माण फिर। आज कृतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हुई। आज निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के अतिरिक्त डायरी, रिपोर्टाज, फैंटेसी आदि विभिन्न विधाओं पर आधारित रचनाएं लिखी जाने लगीं। आधुनिक युग में हिंदी नाटक व रंगमंच जीवन के यथार्थ से जुड़कर नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ और उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल तथा मोहन राकेश इस काल के प्रमुख हिंदी नाटककार हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में मार्क्स के समाजवाद तथा फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। आज की पीढ़ी के जीवन के संघर्ष, आकांक्षाएं, आशाएं, कुंठाएं, विद्रोह आदि नवीन जीवन मूल्यों की तलाश इस युग की कहानियों और उपन्यास के प्रमुख विषय हैं। अर्थात इस युग में जो कहानियाँ और उपन्यास लिखे गए हैं उनमें किन चीज़ों को उजागर किया गया है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें जो है जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी के जीवन की जो संघर्ष है, जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं और उनकी जो कुंठाएं, उनके अंदर जो विद्रोह की भावना है और जो नवीन जीवन मूल्य हैं, इनको उनकी रचनाओं में प्रदर्शित किया गया जो आज की पीढ़ी ढूंढ रही है। इसको जो उजागर किया गया है, इन्होंने अपनी रचना से लेखकों ने इन विषयों पर जो है अपनी लेखनी चलाई है। शेखर एक जीवनी, परंतु बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा ऐसे ही उपन्यास हैं जिनमें इन विषयों पर आधारित लेखनी चलाई गई है। जैनेन्द्र, आज्ञे, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, अमृतलाल नागर आदि इस युग के प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इस युग में निबंधों के क्षेत्र में नवीन शैलियों, विषयों तथा रूपों का विकास हुआ एवं सांस्कृतिक, व्यक्तिगत तथा सामयिक विषयों पर विचारात्मक, दार्शनिक, भावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक और समीक्षात्मक निबंधों की रचना हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेव वर्मा, हरिशंकर परसाई के नाम से इस युग के निबंधकारों में विशेष उल्लेखनीय हैं। यानी इन लेखकों का जो है इस युग में विशेष योगदान है। तो ये था हिंदी गद्य साहित्य का संक्षेप में इतिहास। अब इस पर बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी, आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। और वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में राय दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो कमेंट में टाइप करें, उसमें सुधार किया जाएगा। और जो अगली वीडियो हमारी आएगी इस पर आधारित जो गद्य के विभिन्न विधाएं हैं, उनके जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, रचनाओं सहित अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।